सो आज है डे 3 एंड मुझे कल का ही डाउट था कि आज उठा नहीं जाएगा। और एक्चुअल में ये हुआ, मैं 8:30 के आसपास मेरी नींद खुली है। कल का वर्कआउट कुछ हैवी लग रहा था और एक्चुअल में वही हुआ जो मैंने सोचा था। सो एनीवेज, आज है डे 3। आज करेंगे हम अपना पुल वर्कआउट और पुल में करेंगे हम बैक और आर्म्स और थोड़ा सा ये रियर शोल्डर ट्रेन। सो लेट्स गो। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ऑलरेडी मैं लेट हो चुका हूँ, ऑफिस भी स्टार्ट करना है। सो सी यू। सो पहले करेंगे थोड़ी सी स्ट्रेचिंग, उसके बाद करेंगे वर्कआउट। सो स्ट्रेचिंग में आज बैक है तो बैक पे थोड़ा स्ट्रेच लेके आएंगे। Nine, 8, 15. All right. दर्द है यार अभी भी। Split 2. Three. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. What? 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 9, 7, 8, 9, 10. मैं डंबल लाया हूँ थोड़े। So simple. We'll go bend, squeeze. 2,
3, 4, 11, 12, 13, 14, 15. थोड़ा सा हम करेंगे. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 19, and 20. All right. And then now hammer लगाएंगे. 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 11, 12, 13, 14, 15, 14, 15. और थोड़ा सा करेंगे हम एरिया शोल्डर. सो उसमें शोल्डर की तरफ पुल करना है. सो एक प्रॉब्लम क्या है कि सिटिंग पोजीशन से पूरा दिन बैठने से मेरे जो शोल्डर हैं थोड़े से आगे को इनवर्ड को घूमे हुए हैं. ठीक है. मैं टिपिकली जो मेरा नॉर्मल स्टैंडिंग पोजीशन है उसमें मेरा नेक आगे रहता है, थोड़े शोल्डर आगे रहते हैं. रीज़न नहीं, पूरा दिन बैठ के काम करना, ये पोजीशन होता है पूरा दिन. और आप कंप्यूटर देख रहे होते हैं ऐसे करके. सो उस वजह से ये पोर्शन घूमा हुआ थोड़ा सा. इसको ठीक करने का एक तरीका है कि फिजियोथेरेपी कराओ. पर मुझे यहाँ पे कोई फिजियोथेरेपिस्ट नहीं मिल रहा अच्छा. बट एनीवेज करवाएंगे. ऑलराइट, लेट्स गो. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, right? 11, 12, 15. All right. और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14. Right. और थोड़ा सा कॉलर करेंगे. 1, 2, 3,
फोर से कॉलर में फोकस आना चाहिए. 8 9 10 11 12 13 14 15. और थोड़ा सा जॉइंट्स. 2 4 5 9 12 15 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. So इसके साथ हमारा वार्म अप हुआ कंप्लीट. अब चलते हैं वर्कआउट की तरफ. So see you there. So पहला सेट लेंगे हम इस मशीन पर. ये रोइंग मशीन है और काफ़ी अच्छी है ये. पहला सेट इस लेंगे, उसके बाद जाएंगे हम आगे इवेंट. Okay. 1 3 4 5. इसमें बस एक ही इशू है कि ये पेट पे मेरे को प्रेशर देता है. थोड़ा सा उठाना पड़ता है इसको. ओके. दूसरा इस एंड से थोड़ा इसको ऐसे करना है सो इजी. यप. सो यह पहला सेट. सभी लेंगे दूसरा वार्म अप सेट. इस बार थोड़ा वेट डाला है. द थिंग है ये थोड़ा सा पेट पे आता है प्रेशर इसका, इसलिए ज़्यादा नहीं होता. इजी था, हो जाएगा. एक और लेंगे वार्म अप. 7.5 डालते हैं. तो रोइंग जो है ना, रोइंग आपको ज़रूर करनी चाहिए, बिकॉज रोइंग से आपका पूरा ये मसल अच्छे से डेवलप होता है. और वो जो बाकी एक्सरसाइजेज होते हैं ना, लोग फोकस करते हैं पुल करने में, वो सब हाँ दैट वर्क्स. लेकिन रोइंग आपको एक वाइड वी टेपर देता है, जो बाकी कोई सी वर्कआउट कर लो इतना अच्छा रिजल्ट नहीं देगा. लेट्स गो. 3 rep. Yeah. ठीक है. आई थिंक बढ़ाते हैं वेट और 10 किलो पे जाएंगे. ढाई से आगे हम 10 पे और 2 या 3 सेट लेंगे इस पर. फिर हम जाएंगे नेक्स्ट वर्कआउट पे. ओके. पहला सेट लगाएंगे 10 से
और अगर स्ट्रेंथ अच्छी फील हुई तो मैं भी 15 को थोड़ा सा पुश कर लेंगे। फिर थर्ड सेट 10 या 7.5 से डिपेंडिंग की कितनी स्ट्रेंथ आएगी। सो लेट्स गो। ऑलराइट, 1 नहीं यार, 10 भी काफ़ी है, मुश्किल है 15 खींचना। ट्राई करके देखते हैं, मे बी 8 रेप्स पे जाना होगा। एक ही चैलेंज जो आता है इस पे वो ये होता है कि ये पेट और चेस्ट पे हैवी होता है, क्योंकि आपका पूरा पेट दबा होता है इसी के अंदर। तो ये अगर आपका कोर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है तो इस पर वेट उठाना थोड़ा सा एग्जॉस्ट कर देता है जल्दी। तो यार सीरियसली एक ही सेट में सांस चढ़ी और मसल पंप अच्छा हो रहा है। सो एनीवेज, ये जो प्री वर्कआउट है ये मुझे पंप अच्छा देता है, मसल जो है जल्दी फुल हो जाता है। तो वर्कआउट में दूसरा या तीसरा सेट खींचना नहीं, खींचने में मसल आ जाता है फटीग पे। तो पंप इतना ज़्यादा है कि क्या बताऊँ। ऑलराइट, ओह माय गॉड, 9 मिनट हो गए पहला ही सेट करने में। सो लेट्स गो। यार ये 6 में ही बस कर गया। ना यार, ये नहीं खींचा जाएगा भाई। सो फिर थोड़ा सा ड्रॉप कर लेते हैं। 4 रैप वो लगाते हैं, सो दैट सेट 12 रैप तो होना चाहिए कम से कम। लास्ट सेट थोड़ा ड्रॉप हो गया। So yeah, बैक वर्कआउट ट्रिकी तो होता है। ऑलराइट, महंगी लगा। तो 7:30 से लगाते हैं, सुबह बिल्कुल भी लो ना जाए, बिकॉज ये जो है ये मेरा लास्ट वार्म अप वेट है, तो इससे नीचे नहीं जाना। कल की फटीग है वैसे सच में। ऑलराइट, लेट्स गो।
All right, let's go. 1, 2, 3. 8. 9. Yes. Yeah. बहुत है. Let's go. अगला वर्कआउट करते हैं. सो लास्ट सेट लगाया हमने रोइंग का. तो ये भी रोइंग लगाएंगे, लेकिन ये लगाएंगे हम डंबल के साथ. तो इवन तो इसमें मैं वार्म अप ना भी करूँ चलेगा, बट लेट्स स्टार्ट विद 7.5 और धीरे धीरे गेन करेंगे. सो इसमें ये जो है, इससे क्या है कि मेरी बॉडी से नीचे नहीं जाएगी, स्टेबल रहेगी. सो लेट्स गो. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. ये काफ़ी मज़ेदार चीज़ है, क्योंकि टिपिकली हम रोइंग करते हैं, क्या होता है कि आपकी बॉडी जो है यूं होती रहती है ऊपर नीचे. इसमें क्या है कि स्टेबिलिटी अच्छी आ जाएगी, पर जो मेरी नेक है, नेक हम लगाते हैं जस्ट रेफरेंस पॉइंट. ऐसा नहीं कि नेक के ऊपर वेट डाल दो और आप ये सोचो कि हमारी नेक जो है वो हमें सपोर्ट करेगी. ऐसा नहीं होगा. अगर आप वो कर रहे हो तो फेयर चांस आप अपनी नेक पे इंजरी दे दोगे. ठीक है. तो नेक इज़ जस्ट अ टच पॉइंट, किसके नीचे नहीं जाना. हल्का फुल्का वेट जो है वो आएगा, बट वो वेट जो है वो नेक का वेट होना चाहिए, ना कि आप पूरी बॉडी का वेट फेंक रहे हो उसके ऊपर. और स्पेशली जब आपने वेट उठाया तो मेक श्योर कि ओवर उस पर प्रेशर मत डालो, वरना इंजरी हो सकती है. सो इट्स अ लिटिल बिट एडवांस, बट अगर आपको कंट्रोल है और वर्कआउट कर रहे हो, मैं ये श्योर कि ये इतना वेट तो आप आराम से उठा सकते हो, देन गो फॉर दिस. बट हाँ, इसमें एक एडवांटेज है कि ये ना एक तरीके से पूरा आइसोलेट कर देता मसल को, जबकि बिना वेट के क्या होता है, आपकी लोअर बैक भी थोड़ी बहुत एंगेज हो जाती है. नो, दिस इज़ द मोशन. तो ये पोर्शन हिलता रहता है हल्का फुल्का. ठीक है. सो इसमें आप स्टेबल हो जाते हो, तो आपका पूरी बॉडी जो है वो एक तरीके से स्टेबल है. एंड देन यू गो 1, 2, 3, राइट. तो बाकी पूरा कुछ भी बॉडी का पार्ट नहीं हिलता. और एक और चीज़, इसको पीछे रखना. ये नहीं करना है कि यहाँ लेके आ रहे, नहीं. दैट वुड बी ऑन योर शोल्डर. और नीचे बैक को एक्सटेंड करने की कोशिश करनी चाहिए. ये थोड़ा हैवी था, सॉरी हैवी नहीं था, थोड़ा लाइट था. सो अगला वेट लेते हैं हम 15. 15 अगर हैवी लगा तो हम आ जाएंगे 10 पे वापस. ठीक है. बट एक सेट थोड़ा सा हैवी लगाते हैं. ओह गॉड. मेरा टी शर्ट पूरी गीली हो जाएगी, तो ये चेंज करनी पड़ सकती है. लाया तो मैं सैंडो भी था, और मन नहीं कर रहा था सैंडो पहन के वर्कआउट करने का.
मेरा बड़ा एक सिंपल कंसेप्ट है, जिस दिन जिस पॉट को ट्रेन करना है वो मुझे शीशे में दिखना चाहिए। और बैग ऐसी है कि बैग दिखती नहीं है, तो इसलिए मुझे लाइक कपड़े पहन के ये करना पसंद है। बैग होती है आपके पीछे, तो आप देख तो सकते नहीं हो। हाँ, पंप देखने के लिए आप ना फ्लेक्स करके शीशे में चेक कर सकते हो, वो हम करेंगे। मुझे लगेगा कि टी शर्ट बिल्कुल ही गीली हो चुकी है, तो अभी इसी पे चलते हैं। आई थिंक जब हम शोल्डर ट्रेन करेंगे तो शोल्डर देख सकते हैं, उसके लिए इधर इसको ऊपर उठाएंगे या सेंटर पहनेंगे। राइट, सो लेट्स गो। 2 सेट हुए इसमें, थर्ड सेट है हैवी मारेंगे। हार्ट रेट है 140। वर्कआउट 1 घंटे के अंदर अंदर ख़त्म करना है यार, वो नहीं खींचना। मौसम अच्छा है, ठंडा है बाहर। आई थिंक 22 डिग्री के करीब टेम्परेचर होगा, बट अभी हार्ट रेट बहुत हाई है यार। मे बी वॉच पीछे है थोड़ी सी, सो आई थिंक स्टार्ट किया जा सकता है अगला सेट। लेट्स गो। राइट, एंड पुल इट अप। और ये थोड़ा हैवी तो है, लेट्स सी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 तो यार, ओ भाई साहब, मसल पंप आया है। वैसे अगला सेट भी हो जाता है इसमें, बट मैं करना नहीं चाहता हूँ क्योंकि और भी करना है। और एक तो ये प्री वर्कआउट जो है ना, बहुत पोटेंट है। इतना पंप देता है कि भाई साहब मसल एकदम पंप हो जाता है, उठाया जाता है मेरे वेट उसमें। थोड़ा लाइट खींचेंगे, इवन तो ये ट्रेन हो चुका है अभी। तो क्या है ना, एक माइंड में बना हुआ है कि इतना तो उठाता ही हूँ मैं रेगुलर बेसिस पे। तो ये प्री वर्कआउट की वजह से एक तो हार्ट रेट हैवी रह रहा है, और दूसरा पंप ज़्यादा आ रहा है। सो एनीवेज, पंप के लिए एल आर्जिनाइन होता है बेसिकली। तो अगर आपके सप्लीमेंट में एल आर्जिनिन है या फिर सिट्रुलिन मैलेट है, तो ये 2 चीज़ें आपको ज़बरदस्त पंप देती हैं। सॉरी, इज़ंट एल आर्जिनाइन और नहीं, आई थिंक एल आर्जिनाइन ही होता है। सो सिट्रुलिन बेसिकली बॉडी में जाके अर्जिनाइन में कन्वर्ट होता है, और आपकी बॉडी में नाइट्रोजन रिटेंशन बढ़ाता है। नाइट्रो ऑक्साइड जितना ज़्यादा बढ़ेगा, उतना आपका मसल जो है वो पंप लेके आएगा। ठीक है, वो बेसिकली करता क्या है, आपके ब्लड वेसल्स को डायलेट करता है। तो ब्लड वेसल्स जब डायलेट होते हैं तो ब्लड फ्लो ज़्यादा होता है, और जिस मसल ग्रुप को आप टारगेट कर रहे हो वहाँ पे ब्लड ज़्यादा जाएगा, तो पंप ज़्यादा आ जाता है, और फिर वो बैठने में टाइम लेता है। 5 up
और सच में मैं नेक पे इसलिए नहीं गया बिकॉज मुझे लग रहा था नेक पे अब वेट जा रहा है, सो इसलिए उसको अवॉइड करने के लिए मैंने डायरेक्ट उठाना बेटर समझा। और हार्ट रेट है 160 के आसपास, 158 है। बट यार कसम से ये प्री वर्कआउट जो है ना गंदा पंप देता है कसम से। इतना हार्ट रेट, सीरियसली ये हार्ट रेट आता है जब आप बहुत ही ज़्यादा एक्टिविटी कर रहे होते हो ना। इस वेट पे टिपिकली मेरा हार्ट रेट होता है 120। हाँ, तो ऑलमोस्ट 30-40 BPM हैवी दे रहा है ये पर्टिकुलर वर्कआउट, प्री वर्कआउट। ओके, हार्ट रेट आ गया 133। लेट्स गो टू नेक्स्ट वर्कआउट। ओके, ये जो वर्कआउट है टिपिकली इसको मैं करता हूँ बिगिनिंग में, बिकॉज एक तो ये थोड़ा सा गाइडेड है ना, वेट पे हम सपोर्ट रखते हैं, और दूसरा क्या ये आर्म्स और बैक को बहुत अच्छा ओपन करता है। बहुत सीरियसली आपको अगर आर्म्स ट्रेन करने और आप सिर्फ यही लगा रहे हो, मोर देन इनफ। ज़रूरी नहीं है आपको आर्म्स पे डंबल लगाने हैं या वो सब चीज़ें लगाने। पहला सेट जो है विल स्टार्ट समवेयर अराउंड 60। ठीक है, मेरा वेट है 77-78, 60 से शुरू करते हैं। लेट्स से 80 है ऑलमोस्ट। कपड़े वपड़े शूज़ वूज़ का वेट डाल के, हेडफोन्स हैं, फ़ोन है जेब में, और पहला यहाँ से लगाएंगे। इसमें ऊपर खींचोगे ना, चेस्ट को खींचना है, ये नहीं करना ना। Seven, 8, 9, नीचे स्लो लाना है, 10, बस यार। oh my God। तो एक चीज़ है कि यार आर्म्स जो है ना अच्छे खासे आपके ना पंप हो जाते हैं, और स्पेशली बैक के साथ हम सबके ट्रेन होने ही है, राइट। तो एक तरीका क्या होता है, आप स्ट्रैप ले लो, उस जब आप स्ट्रैप लगाते हो तो क्या होता है, स्ट्रेंथ यहाँ से जाके यहाँ शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये जो आप खींच रहे हो ना, ये नहीं आएगा, तो आप थोड़ा ओवर कर सकते हो ट्रेन। बेसिकली वो ज़्यादा बैक पे जाता है, आर्म्स पे कम आता है। और टिपिकली जो हम बैक करते हैं तो सारा वेट जो पुल है, तो पुल में आर्म्स ज़्यादा एक्सचेंज होता है, पुश में ट्राइसेप्स ज़्यादा एंगेज होता है। अगर एक्सचेंज ओके, टी शर्ट हो गई गिल्ली। म्यूज़िक लगाएंगे कोई हार्ड थोड़ा सा, फिर स्टार्ट करेंगे वर्कआउट नेक्स्ट। लेट्स ट्राई Deutschland by Rammstein। म्यूज़िक की वॉल्यूम रखेंगे फुल, थोड़ा सा फोकस में या मोड में आएंगे, फिर चालू करते हैं। हाँ, वेट बढ़ाया मैंने 5।
बस इवन तो 3 सेट भी काफ़ी होते बट 2 सेट भी काफ़ी होते हैं, हम 3 या 4 लगाएंगे। अब वेट कर दिया 70, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो 70 वेट होता है, नहीं। जब आप पुश करते हो तो बेसिकली वो सपोर्ट आता है नीचे से, और जब नीचे आ रहे होते हो तो थोड़ा सा वेट जो होता है वो कंट्रोल होता है। 70 पुल्ली पे होने का मतलब ये नहीं है कि वो 70 वेट है, इट इज़ फील 70, मे बी 55, 60, 50 मे बी। हाँ, तो थोड़ा सा पुलिस जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, मोशन फ्लूइडिक होता है विच कंट्रोल्स थिंग्स, तो आपकी स्ट्रेंथ जो है थोड़ी ज़्यादा लगती है, इसलिए पुली मशीन्स बेटर होती है टू ट्रेन एनी मसल। चलो, ओह माय गॉड, अभी आर्म भी ट्रेन हो गई, अच्छी खासी पंप, और बैक भी हो गए। 70 पे जाएंगे, सेम 10 से 12। Alright, आर्म्स हो गए खत्म, तो डिफरेंट भैया, मेरे आर्म्स जो है ना गंदी वाली पंप हो चुकी है, वो हार्ट रेट है 170, तो यहाँ पे बंद करेंगे इसको। नेक्स्ट सेट लगाएंगे दिस वन, इसमें ज़्यादा वेट तो नहीं उठेगा, पर यह है कि सेम प्रिंसिपल, तो जो हमने मसल ग्रुप पुलअप में ट्रेन किया, सेम मसल ग्रुप यहाँ पे भी हमारा टारगेट होगा। वेट ज़्यादा है, मैनेजेबल है, बट लेकिन ज़्यादा सेट नहीं लगेंगे। बस यार, आर्म जो है ना, आर्म रिस्ट पार्ट जो है ख़त्म हो जाता है। एक सेट हो गया, 3 सेट लगाते हैं इस पर भी। लेट्स गो सेट नंबर 2। म्यूज़िक चेंज करेंगे यार, कुछ मज़ेदार म्यूज़िक नहीं है। लेट्स गो विद Te cuero puta. All right, let's go. This is good. ओए, एक टिप है,
एक टिप है। टिप ये है कि जब आप कोई भी फुल वर्कआउट करते हो, ठीक है, तो ये आपकी जो रिस्ट है इसको हल्का सा इनवर्ड पे टर्न करके पकड़ो। टिपिकली जब आप ये पकड़ते हो स्ट्रेट ग्रिप में, तो स्ट्रेट ग्रिप में ये एंगेज हो जाता है आपका, ठीक है। जब इसको हल्का सा टर्न करके पकड़ते हो तब कि ये एंगेजमेंट ख़त्म हो जाती है। आपका बेसिकली बैक पे डायरेक्ट कनेक्शन 70% तक पहुंचेगा। और सेम प्रिंसिपल जो होता है वो आपकी ग्रिप में भी होता है। तो ग्रिप भी आप यहाँ पर डालते हो एंड देन ग्रिप बेसिकली मेक्स इट लेस एंगेज्ड। तो सेम चीज़ इनवर्ट टर्न करने से भी 60-70% सिमिलर रिजल्ट आता है। तो दिस इज़ अ थिंग लर्नड ओवर विद एक्सपीरियंस। सो ट्राई इन द नेक्स्ट टाइम। तो अगेन मैं ऐसे नहीं पकड़ूंगा, मैं हल्का सा हाथ ऊपर डाल के पकड़ूंगा, तो वेट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अभी लाइट लग रहा है। अरे फनी चीज़ है, इतना वर्कआउट कर रहा हूँ, प्रोटीन बढ़ाया हुआ है, सब कुछ सही है, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा है कि वेट जो है वो बढ़ रहा है। क्या रीज़न हो सकता है? कुड बी वाटर रिटेंशन बढ़ गया, कुड बी ये जो 150 ग्राम प्रोटीन ऐड किया है इसकी कैलोरी बढ़ रही है, लेकिन उससे फैट पे फोकस नहीं जाना चाहिए, बिकॉज प्रोटीन जो है थर्मोजेनेसिस बढ़ाता है और फैट टारगेट करेगा। अब कार्ब्स जो हैं, कार्ब्स में कितने खाता हूँ, ऑलमोस्ट लेट्स से 800 ग्राम, सॉरी 800 कैलोरी कार्ब्स से आ रही होगी। हाँ कुछ भी, वहीं मुझे थोड़ा कार्ब्स कट करना पड़ेगा। सो आई थिंक 1500-1600 कैलोरी डाइट पे हूँ। तो यार इट्स इनफ, वर्कआउट भी तो करना है नेक्स्ट डे। Eight, 9. Alright. So anyways, कोई एक्सपर्ट हो जो इस एक्सपीरियंस से गुजरा हो, तो टेल मी कि रीज़न क्या है। इज़ इट कि वाटर रिटेंशन बढ़ा बॉडी में, या फिर इन्फ्लेमेशन के चक्कर में ऐसा फील हो रहा है कि वेट बढ़ा होगा, और एक्चुअल में स्टार्ट में वेट पकड़ती है बॉडी। क्योंकि प्रोटीन खा रहा हूँ तो ऑब्वियस सी बात है और थर्मोजेनेसिस भी हाई है। सो ऑब्वियस सी बात है कि इसकी वजह से जो सेल्स हैं, सेल्स में वाटर रिटेंशन बढ़ रहा है और उसी वजह से बॉडी फुलर फील हो रही है और वाटर रिटेन कर रही है। और बिकॉज एक और चीज़, ये जो मैं प्री वर्कआउट ले रहा हूँ इसमें क्रेटिनाइन भी है, और क्रेटिनाइन जो है, और सॉरी क्रेटीन जो है, क्रेटीन वाटर होल्ड करता है। सो कुड बी एनी ऑफ द रीजंस। जहाँ तक मुझे लगता है इट्स वाटर होल्ड जो बढ़ा हुआ है। बाकी anybody experienced with this, let me know what would be the reason. Let's go to next workout. Alright, ये वर्कआउट जो है ये बेसिकली हमारी जो बैक होती है ना, सेंट्रल पार्ट ऑफ द बैक, आपने देखा होगा ना लोगों में ऐसे करके कट होता है बेसिकली, या फिर
उसको क्या बोलते हैं, डेविल कट बोलते हैं एक्चुअली, हाँ समथिंग कुछ ऐसे बोलते हैं। तो वो जो आइज़ दिखती हैं बेसिकली, इससे एक्चुअल में एक तो वो डेफिनेशन अच्छी आती है इस पार्ट पे, और दूसरा ये मसल होता है हमारा, और अगर आप इसको सही से करते हो तो ये मसल स्पेसिफिकली इससे ट्रेन होता है, ठीक है। बाकी वर्कआउट्स में आप उसको टारगेट नहीं कर पाते इतना अच्छा। सो सो पॉइंट सिंपल है, आप बैक रखोगे सीधी, आर्म्स रखोगे स्ट्रेट, बैक रहेगी स्क्वीज़। तो पूरा ये नहीं करना है कि इसको आगे नहीं खींचना है, नहीं, आप इसको इतना ही रखोगे, स्क्वीज़ एंड गो बैक टू द पॉइंट जहाँ तक ये एंगेज रहे। 2 3, नीचे खींचना है बार को, 4 5 6। से लोग ये करते हैं, इसको आगे खींचते तो वो कनेक्शन टूट जाएगा। 7, जो कांस्टेंट प्रेशर है वो नहीं छोड़ना। 8 9 10। नॉट सेइंग वो गलत है, बट उसका फोकस शिफ्ट हो जाएगा। मे बी मैं किस वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा कि ये मसल ग्रुप्स क्या होते हैं, किस पर्टिकुलर मसल पे क्या पर्टिकुलर वर्कआउट जो है अच्छा वर्क करता है। सो हाँ, आज एक अच्छी चीज़ है, जिम है खाली और शोर नहीं है कोई भी। सो ये थोड़ा सा मज़ेदार चीज़ है, बट मैं लेट हो गया हूँ आज, तो थोड़ी सी जल्दी पड़ी है दिमाग में कि वर्कआउट जल्दी ख़त्म करूँगा, जल्दी निकलूँ। कल की तरह वर्कआउट नहीं कर सकता, कल मज़ेदार था। ऐसे वर्कआउट के लिए तो मैं वेट करता हूँ कि किस दिन इतनी एनर्जी हो, कैसे वर्कआउट हो सके। 5 6 7 8 9 10 8 11 12 13 तो यार ये जो हिस्सा ना, ये यहाँ पे ये इसको करता है टाइट अच्छे से। तो जब हम इसको यहीं तक लेके जाते हैं ना, ये बाहर नहीं जाता। जब हम ये कर लेते हैं ना, तो ये नीचे आ जाता है, इस पोर्शन पे चला जाएगा। ये पोर्शन जो है, ये हम कितनी सारे वर्कआउट से ऑलरेडी ट्रेन कर रहे हैं, इसमें भी हो रहा है, इसमें भी हो रहा है। ये जो पोर्शन है, ये सिर्फ इतने में ही आएगा, इतने में वापस आएगा भाई। तो इसके लिए वर्कआउट है मेन। सेकेंडली हमारा यहाँ पे ना ये कट होता है। तो मैं टी शर्ट खोलूँगा ना, तो आपको ये दिखेगा शायद कि मेरे बैग में ऐसे करके भी है, मुझे वो पसंद है। और आई थिंक मेरी बैग थोड़ी डिसेंटली डेवलप्ड है, इवन दो ऑफिस सिटिंग कर करके शोल्डर्स आगे की तरफ इनवर्ड मूव हुए हैं। बट फिजियोथेरेपिस्ट ढूंढना पड़ेगा फॉर श्योर, और 2-3 महीने फिजियोथेरेपिस्ट के बाद बैठेंगे तो वो काफ़ी सीधी आ जाएगी वापस से। 4 5 6 7 8 9 10। ख़त्म हो गया मसल। Let's go 11 आई थिंक 3 सेट बहुत है। तो अब आते हैं डेल्ट के ऊपर।
ये पार्ट, एंड इस पे करो या दूसरे पे करो, इससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं होता। इसमें बस ये होता है कि ये हमेशा आपका हमेशा बैलेंस में रहेगा कंपेयर टू द अदर वन। तो जब हम ये डालते हैं तो उसको बाहर से हाथ डालना चाहिए ताकि होल्ड अच्छी है। ट्राइसेप में हम अंदर से डालते हैं। लेट्स गो 1 राइट 2 3 4 5। ये स्क्वीज फोकस होना चाहिए। 7 8 9 10। टिपिकली क्या होता है कि वर्कआउट से पहले एक्टिवेशन सेट होते हैं, लेकिन तो मसल ऑलरेडी एक्टिवेटेड है, उस पर और एक्टिवेशन मार के क्या करोगे, राइट। तो करीब करीब आधा घंटा हो गया वर्कआउट करते, 45-50 मिनट्स हो गए वर्कआउट करते करते। अब इस टाइम पे मैं बोल रहा हूँ कि मेरे को ये एक्टिवेट करना है जो कि ऑलरेडी इसमें हर तरह के वर्कआउट में एक्टिवेटेड है। इट डजंट मेक एनी सेंस। दिस इज बेटर यू स्टार्ट डायरेक्टली, मे बी लो वेट से करो। एक हो गया, लाइट लग रहा था, 30 पे जाते हैं, एंड सिंपल बाहर से हटा लो, राइट, एंड hold it nicely, okay, and then go for squeeze 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, right, 11 12 13 रोप के साथ क्या होता है, रोप के साथ ग्रिप अलग होता है थोड़ा, इसमें ग्रिप अलग है। अगेन डिफरेंट ग्रिप्स डिफरेंट तरीके से मसल पे टारगेट करते हैं। लाइक आई सेड आपकी ग्रिप जो है, ग्रिप बड़ा फ़र्क करती है कि आपका स्ट्रेंथ कहाँ से निकल रहा है इस ग्रिप में ये ज़्यादा एंगेज होगा, उसमें इंगेजमेंट कम होती है आर्म्स की। सो अगेन इसमें ग्रिप मेरा ये का एंगेजमेंट कम आता है, राइट। ये घूमे हुए हाथ टर्न इनवर्ड्स को, राइट। लेट्स गो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। Alright, so ये हो गया, एंड ये हो गया हमारे 3 सेट। एक और लगाएंगे, उसके बाद करेंगे इसको बंद। सो एनीवेज इस पर मैं ज़्यादा नहीं करूँगा बिकॉज आर्म्स पे ट्रेन करना है और 1 घंटा ऑलमोस्ट होने ही वाला। सो या दिस इज़ अ डिफरेंट ग्रिप। मैं अंदर से डाल के दोनों फिंगर से होल्ड ले रहा हूँ। तो उसका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसमें क्या है, ये थम्स जो हैं, थम्स मैं शोल्डर से टच करता हूँ, तो दैट मीन्स 11 12 13 एक रेफरेंस पॉइंट क्रिएट होता है बेसिकली। जब मैं थम्स को यहाँ टच करके वापस ले रहा हूँ तो दैट मीन्स मेरा स्क्वीज़ कंप्लीट हुआ। स्पेशली जब आपका मसल फटीक पे आता है ना, तो बॉडी ऑटोमेटिकली सेट जो आधा करेगी,
तो इसलिए उस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए मैं ये करता हूँ कि मैं अपना एक रेफरेंस पॉइंट क्रिएट कर लेता हूँ। ओके, नेक्स्ट वर्कआउट पे चलते हैं। ये जो वर्कआउट है ना, ये मुझे थोड़ा सा ट्रिकी और टफ लगता है। रीज़न बीइंग, इस पे कभी मैंने अपने मसल्स ट्रेन करे नहीं है। ये मशीन मैंने कहीं देखी नहीं है यार, किसी जिम में है ना। टिपिकली जिम्स में इतनी अच्छी मशीन्स नहीं होती, आप एनी टाइम चले जाओ कहीं चले जाओ। ये मशीन मैंने नहीं देखी है आज तक। ये देखी है, ये वाली नहीं देखी थी। तो इस पर कभी इस तरह से शोल्डर ट्रेन किया नहीं है। सो एक वार्म अप लगाते हैं, पहले देखते हैं कि उठेगा वेट कि नहीं। ऑलराइट, उठ जाएगा आई थिंक। ये टच क्या कर रहा है? ओके, 5 6। सो मुझे लगता है कि इसमें वेट नहीं भी उठाना तब भी काफ़ी है। ओके, 9 15 तो जाना चाहिए यार। 11 12 13। ना यार, इसमें नहीं वेट उठता। 14। मैं डंबल से कर लूँगा, ईज़िली कर लूँगा, लेकिन इस मशीन पे ना नहीं, ये उठाता नहीं है, वेट नहीं उठाता। सो यार कॉम्प्लिकेटेड सा वर्कआउट है ये। हार्ट रेट भी अच्छा खासा चल रहा है, 156 160 के आसपास। टेंशन ये हो रही है कि लेट हो गया हूँ। सो जल्दी जल्दी वर्कआउट करने का एक स्ट्रेस सा क्रिएट हो रहा है दिमाग में। होना नहीं चाहिए, अब ऑफिस टाइमिंग है तो जाना भागना पड़ेगा जल्दी। बट वर्कआउट के टाइम पे ना कोई भी टेंशन, कोई भी स्ट्रेस आना नहीं चाहिए ना। आपका माइंड फोकस रहना चाहिए कि वर्कआउट करना है और उसी पे पूरा फोकस होना चाहिए। एनीवेज, पहले वर्कआउट कंप्लीट करेंगे फिर सोचेंगे अब। सो लेट्स गो। एक सेट हुआ। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाँ बस यार, नहीं होता। मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ इसको करते हैं यहीं पे ख़त्म, ठीक है। तो 2 सेट में भी डंबल से या रॉड से इसके लगा लेंगे। हाँ, और आर्म्स पे चलते हैं अभी। वर्कआउट 1 घंटा हो गया ऑलमोस्ट। 10-15 मिनट और खींचेंगे एंड फिर निकलेंगे, ठीक है। सो लेट्स गो। हाँ, तो ये वर्कआउट करेंगे यार बेसिकली ना। ये भी शोल्डर पे ही आता है, बस डिफरेंस ये है कि आपका पोजीशन मैटर करता है। सो इसमें हम इसको आके रखेंगे और शोल्डर की तरफ पुश करेंगे। 4 5 6 8 9 10 8 11 12 13 14 15। यार सीरियसली बताऊँ, मुझे लग रहा है बहुत हो गया है, इससे ओवर नहीं लेना चाहिए। एब्स वैसे ही है, हल्का फुल्का फर्क आया है, ऐसा लग रहा है हल्का फुल्का है ना इन एरियाज में। राइट, एक और लगाएंगे। अब मैं ये वाला जो सेट है ना कैमरे की तरफ करके लगाता हूँ। सो आई होप थोड़ी सी बेटर विजिबिलिटी आए, बट उसके लिए मुझे कैमरा थोड़ा सा नीचे करना पड़ेगा। आई थिंक यहाँ पे अच्छा होगा। हाँ, ज़्यादा हो गया।
I think this is good. Okay, so let's go. यूँ रखेंगे पहले अपनी तरफ, राइट. इसको थोड़ा सा पुश करना पड़ेगा, नहीं पुश बचेगा मेरे को. ओके, सो सिंपल. ऑलराइट, ये है 1 2 3 4 5 6 7 13 1 15. ऑलराइट, काफ़ी है. सो अभी आएंगे हम, सबसे पहला सेट जो है मारेंगे हैमर पे, राइट. सो ये वर्कआउट बड़ा अच्छा खासा फेमस है सभी में. तो हम क्या करते हैं, इसलिए अपनी आर्म को एक्सटेंड कर लो, राइट. पूरी आर्म का ये पोर्शन जो है टच रहे, एंड गो फॉर हैमर. 4 5 6 7 8 9 10 11 12. This is like a concentration curve. 13 14. लेकिन हैमर पे फोकस रहता है, और ये बहुत अच्छा वर्कआउट है आइसोलेट करने के लिए मसल को. सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. ओके, अच्छा है ये वर्कआउट. सो इसके लगाएंगे 4 सेट, एंड उसके बाद 1-2 सेट वो लगाएंगे. बाइसेप कर्ल ले लेंगे, मे बी डम्बल कर्ल या बाइसेप कर्ल. एंड उसके बाद एक रॉड पे ले लेंगे आई थिंक. सो गुड थिंग इज़ मेरी टीम जो है थोड़ा सा सपोर्टिव है, तो थोड़ा सा मैं आई थिंक ऑफिस आज लेट ज्वाइन करूँगा, तो लेट तक बैठना पड़ेगा. बट अभी मैं फोकस नहीं लूज़ करना चाहता अपना वर्कआउट से. तो पहला लगाया हमने 7.5 पे, दूसरा लगाएंगे 10 किलो पे, एंड लेट्स गो. सो 1 2 3 4 5 6 7 8. Alright, 9. यार 10 में थका गया ये. लेट्स गो. 11. 13. 15. ओके, 15. हाँ, ये टिपिकली ना 8 भी काफ़ी होते हैं. मुझे आदत पड़ी हुई है कि 15 नहीं हुआ ना तो मैं लगता है कि नहीं, इतनी स्ट्रेंथ नहीं है मेरी. 4 5. आई थिंक 15 बहुत नॉर्मल है यार. 6 7, स्पेशली जब आप लंबे टाइम से वर्कआउट कर रहे हो, तो अगर आप 15 रेप्स भी नहीं निकाल पाते हो तो उसको मतलब आपका स्टेमिना नहीं है इतना अच्छा. बस यार, ये बुरी चीज़ है. ओके, लेट्स गो. 11 12 13. ओके, आई थिंक
10 किलो नहीं उठ रहा था, ये गलत किया मैंने उठा के। सो 2 सेट हो गए और 2 और लगाने हैं इसमें हैमर पे ही। तो चलो लेट्स स्टार्ट अगेन। राइट 1 2, मैं थोड़ा यहाँ रखता हूँ, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ओके, फनी थिंग इज कि अभी ये 7:30 पे भी मसल फटीक कर रहा है, जो 15 तो कर लिया हमने, बट नेक्स्ट सेट जो है वो मुझे लग रहा है मैं ड्रॉप लूँगा थोड़ा सा। सो इसको बार को रखते हैं थोड़ा सा, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जब मुंह में पसीना जा रहा है, 11 12 13 14 15। Okay, that's not bad, good one. So 3 सेट में ही हालत हो गई माड़ी, ठीक है। सो अभी लास्ट सेट जो है इस वाले पे वो हम 5 किलो पे जाएंगे, वो ड्रॉप करते हैं। Let's go 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ओके, ये गलत मैंने बंद किया, बट ठीक है, इट्स नॉट बैड। राइट, सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 and 15. All right, well this is enough. So अभी एक और हैमर कर्ल लगाएंगे, लेकिन अब लगाएंगे स्टैंडिंग पोजीशन में, ठीक है। तो आई थिंक स्टार्ट करते हैं 7:30 से, और फिर धीरे धीरे देखेंगे कैसा फील है। राइट, आइडिया बड़ा सिंपल है, सामने शीशा, ठीक है, एंड शोल्डर लॉक रखेंगे एक जगह, ताकि शोल्डर ब्लेड्स पे नहीं जाए फोकस। 7 पॉइंट ये है, ऊपर लाके स्क्वीज लेना है, 9 10, और नीचे जो है उसमें मसल स्ट्रेच फील होना चाहिए, ठीक है। सो 11 11 यार, पिछले में ना फील नहीं हो रहा था मसल ख़त्म हुआ, लेकिन रियलिटी ये है कि अभी लॉक करने में ना मसल जो है, मसल एक्चुअल में काफ़ी ज़्यादा फटीग है, तो लॉक में मसल पकड़ रहा है। अभी घर जाके नहाऊंगा ना, तो ये शोल्डर आर्म्स लॉक होंगी शॉवर में नहाते हुए। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ऑलराइट, ये मुझे आता था बेसिकली। उसके बाद थोड़ा सा पीछे लेके
तो पॉइंट ये है कि प्रोटीन खाने से एक चीज़ तो है कि मसल फुलर सा लग रहा है। मैं 2-3 दिन से अच्छा खासा प्रोटीन खा रहा हूँ। और पॉइंट ये है कि यार मेरा वेट था ऑलमोस्ट 90 किलो जब मैं फुल गेनिंग पे चल रहा था। तो ऑब्वियसली बात है कि बाइसेप साइज़ मेरा बना होगा उस टाइम पे 16.5 17 के आसपास। तो जो मसल मेमोरी है वो बहुत जल्दी पिकअप कर लेती है। तभी जैसे मैं प्रोटीन खाना चालू करूँगा तो वापस से वही फुलर साइड पे जाने की कोशिश करता है बाइसेप। सो 16.5 17 जो है वहाँ तक वापस जाना बहुत इजी है, लेकिन उसके ऊपर जब बारी आती है तो वहाँ पे लगता है एक प्लेटू। वो जो प्लेटू हिट होता है उसके बाद बनाने में बहुत एफर्ट लगता है यार। और समवेयर जेनेटिक्स का भी गेम होता है। Twelve, 14, 15. राइट, थोड़ा सा आर्म्स को स्क्वीज करेंगे बाहर की तरफ, सो मेरे लॉन्ग हेड जो है वो थोड़ा सा स्ट्रेच हो। थोड़ा सा आगे करेंगे, शोल्डर खींचेंगे पीछे लॉक में। गो 1 2 3 4 5 6 8 9 10। भाई मानो ना मानो, अभी ना मुझे पता है मैं कैसे कर रहा हूँ, पर मेरे को ये पता है कि यार मेरी आर्म्स जो लॉक होने वाली है, स्पेशली जो नहाऊंगा ना, साबुन वाबुन लगाना होगा। जैसे ये करें ना, इट्स गोना बी ट्विस्टेड। वो डेड हो गया होगा, वहीं पे अटकेगा। क्रैम्प्स पड़ते हैं यार सीरियसली। मसल में अच्छा खासा पंप हो जाए ना स्पेशली आर्म्स पे, तो मुझे काफ़ी गंदे वाले क्रैम्प्स आते हैं इन सीज़न से लेके। बट पॉइंट ये जो है ना, ये ख़त्म करना है यार। क्रैम्प्स पड़े क्या हो क्या ना हो, ये ना खोपड़ी घूम गई है मेरी इस टाइम। जो करना है कब से लगाऊं, बट हो नहीं पा रहा। सो उससे ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग कुछ नहीं होता है अगर आप लाइफ में टारगेट्स अचीव नहीं कर रहे हो ना अपने, तो आप कभी ना सेटिस्फाई नहीं होंगे। और यू आर हैप्पी व्हेन यू आर सेटिस्फाइड, राइट। तो एक पॉइंट पे आके ना कहता है मेरी घूम गई, मेरे से वो चल रहा है इस समय। मतलब कब से लगा हूँ, करना है पर हो नहीं रहा है यार, कर क्या रहा हूँ। तो इस साल यही सोचा था कि यार करना है। एक चीज़ और, रिसेंटली कुछ मैं पढ़ रहा था अबाउट नाइट्रिक ऑक्साइड। सो या 30s में आके ना हमारी बॉडी का नाइट्रिक ऑक्साइड रिटेंशन जो है ऑलमोस्ट 30% तक कम हो जाता है, ठीक है। और नाइट्रिक ऑक्साइड जो होता है ना, इट्स वेरी इम्पोर्टेंट, क्योंकि बॉडी में नाइट्रिक ऑक्साइड गिरने का मतलब होता है आपका मसल ड्रॉप चालू हो जाएगा। ओके, सो 30s में नाइट्रिक ऑक्साइड अगर लेट्स से 30% ड्रॉप पे चला जाता है आपके प्राइम टाइम से, 60-70s में इट्स ऑलमोस्ट 70-80% डाउन। तो वही रीज़न है कि जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे नाइट्रिक ऑक्साइड ड्रॉप भी हो जाता है, ठीक है। सो अब इस चीज़ के लिए मुझे सप्लीमेंटेशन करना पड़ेगा कुछ, और अपनी डाइट को इस तरह से मेंटेन करना पड़ेगा कि मेरी बॉडी में
नाइट्रिक ऑक्साइड जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस हो, राइट। तो बीटरूट सबसे बेस्ट, डेली 1-2 ग्लास बीटरूट जूस पीना चाहिए। बीटरूट सबसे बेस्ट सोर्स है। अदरवाइज़ आप वाटरमेलन जूस पी सकते हो, जो आप और भी कई सारे सोर्सेज होते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड के, या फिर आप सिट्रुलिन मैलेट सप्लीमेंटेशन कर सकते हो बॉडी में, वो भी आपकी बॉडी में नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है बढ़ाता है। सो हाँ, अभी तक मैं कोई एडिशनल सप्लीमेंटेशन नहीं कर रहा, जस्ट प्रोटीन और सैलेड ज़्यादा है मेरा। ऑलराइट, बट अगर रिजल्ट नहीं आता है तो फील होता है कि ये करना पड़ेगा, तो करेंगे यार। अपने लिए तो करना है। कौन सा मुझे कोई बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन खेलना है या कुछ वैसा जाना है, वो मुझे वैसे भी शौक नहीं है यार। आई डोंट थिंक कि मैं इतना कर सकता हूँ। मे बी इफ समबडी स्टार्टेड ट्रेनिंग इन देयर 20s तो शायद वो बॉडी बिल्डिंग कर सकते हैं, ठीक है। 30s में आके ये सोचना कि यार मैं बॉडी बिल्डिंग करूँगा, आई थिंक इट्स फुलिशनेस। लोग करते हैं घर, देयर आर वेज उसके थ्रू किया जा सकता है, बट ऑनेस्टली बोलूँ मुझे ऐसा लगता है कि यार अगर आपको स्टेरॉइड्स पे चलना है, राइट, तो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइनेंशियली यू शुड बी वेरी वेल ऑफ, कि आपको कोई साइड इफ़ेक्ट हुआ और आपको कोई प्रोसीजर करवाना पड़ता है, then you should be okay to afford that. Secondly, it's a full-time thing, you can't afford bodybuilding and another profession at the same time. There is this guy Hadi Choopan, I think he got into his prime in his 30s, ठीक है। तो बट वो पहले से भी ट्रेन करता था, लेकिन मिड 30s में आके ही हैज़ गॉट इनटू हिज प्राइम, और हार्डी हैज़ टेकन दिस प्रोफेशन एज फुल टाइम, राइट। तो उसमें बहुत सिंपल होता है यार, व्हेन यू आर गोइंग ऑन स्टेरॉइड्स और एक और चीज़ यूज़ करते हैं ग्रोथ हार्मोन्स और बाकी भी जो चीज़ें आपको चाहिए। सो पहली बात है यार, एक ना उसमें आपको एक मेडिकल कोच चाहिए और एक आपको आपका ट्रेनर, न्यूट्रिशनिस्ट, सब अच्छे चाहिए। अगर आप उसके बिना उसे अटेम्प्ट कर रहे हो तो आप प्रॉब्लम्स की तरफ भाग रहे हो। डोंट टेक दैट चांस। हाँ, अगर आपका पैसा काफ़ी है, यू कैन अफोर्ड दैट, गो अहेड फॉर दैट। तो मेरे हिसाब से प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग जो है, महीने का 1 लाख रुपए का खर्चा तो होगा, एंड यू आर स्पेंडिंग योर प्राइम टाइम इनटू चेजिंग अ स्पोर्ट जिसमें इधर तो बहुत ही ज़्यादा सक्सेस है या फिर फेलियर भी बहुत ही ज़्यादा है, राइट। तो अगर आप फेलियर रेट देखते हो बॉडी बिल्डिंग लाइन में, तो इट्स मच 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 मोर देन द सक्सेस रेट। आ जाके इंडिया जैसी जगह में यू एंड अप एज अ ट्रेनर, और ऑनेस्टली बोलूँ तो ट्रेनर्स को यार इंडिया में ना उस लेवल का पैसा नहीं मिलता है। पीपल आर नॉट दैट कॉन्शियस अबाउट देयर बॉडी एंड देयर हेल्थ। सो और ट्रेनर्स भी बहुत सारे हैं, ऑनेस्टली बताऊँ बहुत सारे ट्रेनर्स हैं। मैंने ट्रेनिंग ली है 3 महीने, ऑनेस्टली 15,000 रुपया पर मंथ पे करना, इट फील्स अ लॉट, राइट। इंडिया जैसी जगह में ना, जब आप दिन के महीने के आई थिंक 15 से 20 सेशन लोगे, राइट, तो यू स्पेंडिंग पेइंग 1,800 रुपीज़ पर आवर का रेट, ओके, pretty much like $10। और फैक्ट ये है कि
इंडिया में $10 पर आवरली वेजेस रेयरली मिलती हैं लोगों को. सो दैट्स अ बिग रीज़न कि बहुत से लोग जो है अफोर्ड ही नहीं कर सकते हैं पर्सनल ट्रेनिंग. इसलिए उस लाइन की तरफ फोकस, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो करो, नहीं कर सकते हो तो डोंट. राइट. हेल्दी लिविंग पे फोकस करो यार. ये सोशल मीडिया पे वो जो इन्फ्लुएंसर्स बने हैं, नेट इन्फ्लुएंसर्स, उनके बातों में मत आओ. दो चीज़ें यार. पहली बात इधर तो वो 20s में है. सो 20s में इस टाइप के गेन लेना इजी होता है. राइट. सेकेंडली रियलिटी ये है कि यार बहुत से ये जो इन्फ्लुएंसर्स है, नेट इन्फ्लुएंसर्स, ये यार बहुत कुछ लेते हैं ऑनेस्टली बताऊँ. अब मेरे कोच हैं नीरज भाई. तो नीरज भाई से बहुत ज्ञान मिलता है इन सब चीज़ों के बारे में कि ये बंदे ने क्या लिया हुआ है, किस तरह से इस तरह की डेफिनेशन है या शेप है. बंदा सही बोलता है यार कि 20s की एज में ये जो लड़के अपनी मसल डेफिनेशन शो करते हैं यार, वो मसल मैच्योरिटी 30 से पहले आती ही नहीं है. हाँ, क्योंकि 20s में आपका हार्मोन नहीं होता उस तरह के कि आपका मसल इतना हार्ड हो जाए या इतना अच्छा डेवलप दिखेगा. सो दैट्स देयर. मिड 25s में पॉसिबल है, हो जाता है तब तक. बट जब तक आप काफ़ी टाइम से ट्रेन नहीं कर रहे, इट्स काइंड ऑफ डिफ़िकल्ट. राइट. तो अननेसेसरी का अपने दिमाग पे लोड लेने का कोई फ़ायदा नहीं है, मुझे ऐसा लगता है. उतना करो जितना आप अफोर्ड कर सकते हो, एंड दैट शुड बी इनफ. राइट. 4 5 5 6 6 7 8 8 9. बस यार, मसल हो गया डेड. अब नहीं होगा इससे ज़्यादा वेट, तो इसको करेंगे यहाँ पे ख़त्म. सो लास्टली थोड़ा सा कार्डियो करेंगे, मे बी 10-15 मिनट अगर ये चल रहा हो तो. एंड उसके बाद निकलते हैं यार घर को. ऑफिस भी ज्वाइन करना है और ऑफिस टाइम हो ही चुका है. सो थोड़ा सा मे बी आज कर लेंगे लेट. विल अपडेट पीपल. और एक मेरे को मीटिंग लेना है एक मेरे पार्टनर के साथ. तो वो बंदा जो है वो कल अवेलेबल नहीं था, जिसकी वजह से कुछ वर्क है जो पेंडिंग है. तो वांट टू स्टार्ट वर्किंग ऑन इट. ओके. सो क्विकली अपने उस बंदे को हम पूछ लेते हैं. Hey, ओके. तो थोड़ा सा सुनते हैं म्यूज़िक और थोड़ी देर वर्कआउट करेंगे यार. आई थिंक बहुत ज़्यादा तो नहीं, बट मिनिमम जितना हो सकता है उतना ही कोशिश करते हैं. एक बार थोड़ा सा अपना
फीड रिव्यू करेंगे कि कैसा है ना। फीड अच्छा है तो आई थिंक आई कैन देन कंटिन्यू। सिर्फ फीड तो सही है आई बिलीव। यप, manual focus. All right. So I think we're good. And then let's go focus on work. Okay. Cool stuff. भाई साहब कितनी इनवॉइसेस इकट्ठे हो चुके हैं। इट्स नॉट बैड। और इसका कितना है मुझे समझ नहीं आ रहा। मेरा AWS का इतना इनवॉइस क्यों। लेट्स सी। हेडफोन भी डेड हो गया। वाओ, ये कैसे? ओह, wasn't dead, it was just something. So आज सच में जिम में कोई है नहीं। बड़ा ही मज़ेदार वर्कआउट करने का टाइम मिला है। कोई डिस्टर्बेंस नहीं, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं। टी शर्ट हो गई गिल्ली एकदम। टिपिकली जिम में कोई खड़ा होता है ना तो थोड़ा सा अजीब लगता है ना। आप अपने आप से बात कर रहे हो। कैमरा तो खैर मेरा दूर रहता है, माइक लगा होता है तो लोग थोड़ा सा देखते हैं। तो आई डोंट लाइक किसी की स्पेस ख़राब करना। बिकॉज सडनली कोई बंदा आपके पास से गुजरता है, ही इज़ टॉकिंग टू हिमसेल्फ, तो लोगों का फोकस डाइवर्ट होता है। तो मेरी कोशिश होती है कि यार मैं ना ऐसे फालतू में डिस्टर्ब ना करूँ किसी को। ठीक है, अपना वर्कआउट कर रहा हूँ, लो वॉइस में करता हूँ मैं, सो दैट बाकियों को डिस्टर्बेंस ना हो। और इवन कैमरास में मैंने कुछ ऐसी जगह पर रखा होता है कि बाकी लोगों को वो ना हो कि हमें क्यों शूट कर रहा है या वो फ्रेम में आ रहा है, या फिर मैं उनकी स्पेस पकड़ के बैठ गया हूँ कि बस मैं शूट कर रहा हूँ तो यहाँ मत आना। ऐसी चीज़ें नहीं करते सब अच्छे लोग हैं, अपने अपने ही हैं सारे यहाँ पे। सो हाँ, ये एक फ़ायदा होता है आप लोकल हो, होम टाउन में अपने रह रहे हो तो एवरीबॉडी नोस एवरीबॉडी। सो वो चीज़ें छोटे शहरों में होती हैं। तो यप, इट्स गुड। ऑनेस्टली बोलूँ, मुझे तो लग रहा है कि फैट तो बर्न चल रहा है अच्छा खासा, ठीक है, लेकिन वाटर रिटेंशन बढ़ा हुआ है। दैट्स माय ओपिनियन। सो आई माइट बी रॉन्ग, आई माइट बी राइट। मुझे ऐसा लग रहा है मेरा वेट जो है हल्का सा बड़ा है कंपैरेटिवली ड्रॉप होने के। फेयर चांस कि अगर मैं अपना एक वो करूँगा बॉडी फैट एनालिसिस, फेयर चांस कि ये मेरे को थोड़ा सा हाई शो करे करेंटली, क्योंकि सडनली आई थिंक डाइट में चेंजेस लाने की वजह से वाटर रिटेंशन बढ़ा होगा। वो मे बी इनिशियली जो बॉडी में कीटोन्स हैं राइट, वो भी इंक्रीज़ होना शुरू हुए होंगे। सो फेयर चांस अगर मैं बॉडी फैट एनालिसिस करूँगा अभी अपना, इट माइट शो ऑलमोस्ट 1% या आधा % ऊपर। सो अगर प्रीवियसली मेरा फैट परसेंटेज चल रहा था 12.5, इट माइट शो 13, इट माइट शो 12, क्योंकि ±1 का फ़र्क आएगा राइट, डाइट चेंज की वजह से। और बॉडी में जो कीटोन्स बढ़ते हैं तो आपकी बॉडी में फ्री फैट ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि आपकी बॉडी देन फैट को यूटिलाइज करना चालू करती है फॉर एनर्जी।
सो फेयर चांस अगर मैं कल बॉडी फैट एनालिसिस करता हूँ तो इट माइट शो थोड़ा सा फैट बढ़ा हुआ है, बट ऑनेस्टली मैं अपने आप को शीशे में देख रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे ये कट थोड़ा सा बेटर दिख रहा है, नीचे वाला थोड़ा सा बेटर दिख रहा है। ब्लोटिंग है फॉर श्योर, और वाटर रिटेंशन भी आई थिंक बड़ा है, लेकिन वर्कआउट में वेन्स में पंप अच्छा है एंड मसल में पंप अच्छा है। मसल थोड़े अलग से डिफाइंड डेफिनेशन में आ रहे हैं, स्पेशली जब मेरा बल्क फेज अच्छा था, मैं बल्क कर रहा था तो ये मसल्स बड़े होते थे, बस ग्रोइंग इन दैट डायरेक्शन अगेन। तो ये तो हुआ है, और बाकी जो भी है वो 15 दिन के बाद ही समझ आएगा, बिकॉज टिपिकली आपकी बॉडी जो है, जो आपका सिस्टम होता है, ऐसा नहीं होता कि आप आज डाइट चेंज करोगे और कल से आपकी बॉडी उसमें आ जाती है। बॉडी में सडन चेंज नहीं आता है इट टेक्स एटलीस्ट 2 to 4 वीक्स, राइट। आप एक्टिव हो काफ़ी अच्छे तो डाइट चेंज करोगे, आपकी बॉडी उस डाइट पे स्विच करने में करीब 2 हफ्ते ले ही लेती है वो रिज़ल्ट शो करने में। इवन विद मेडिकेशन एज वेल, आप मेडिकेशन लेते हो ना, कई सारी मेडिकेशंस होते हैं जैसे डॉक्टर बोलता है कि आपको ये कम से कम 2-3 हफ्ते करनी पड़ेगी तो आपको ये रिज़ल्ट दिखेंगे, राइट। क्यों? क्योंकि बॉडी स्लोली शिफ्ट करती है उस डायरेक्शन में। सो ये कुछ लेसन्स हैं यार, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम सीखे हैं मैंने भी। मेरे में भी पेशेंस नहीं था इनिशियली, जब मैंने पहली बार फैट लॉस करना चालू किया था फ्रॉम 26%, तो मेरे अंदर भी बड़ा कम पेशेंस था इन चीज़ों को लेके कि डाइट अच्छे से करनी होती है। करते थे हम 10 दिन 15 दिन, बीच बीच में गलतियाँ कर देनी। अगर फॉर एग्जांपल एक हाई प्रोटीन डाइट पे चल रहा हूँ, राइट, तो गलती क्या कर देनी कि शुगर बढ़ा देना, या फिर कोल्ड ड्रिंक्स पी लेना, या फिर 5-7 दिन बहुत सही चल रहे हैं एंड देन एक दिन उसमें ऊपर नीचे कर देना। तो ये गलतियाँ बहुत की है मैंने, इवन अभी भी करता हूँ। वो बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन वर्क है, लेकिन उस टाइम पे मैंने पर्सनल ट्रेनिंग ली। मेरा कोच है नीरज पाल, तो नीरज भाई ने यार उस बंदे ने बहुत मुझे ट्रेन किया अच्छे तरीके से, बहुत गाइड किया अच्छे से। सो मुझे समझाता था ये चीज़ें कि भाई ये खाना है, ये नहीं खाना। तो आई थिंक ऑलमोस्ट हफ्ते में 2-3 बार तो हम साथ में लंच कर रहे थे, इतना अच्छा दोस्त बन गया वो अपना। और यार आई थिंक कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो शायद मुझे कभी समझ नहीं आती, बट नीरज भाई के साथ खैर है कि कई फंडे आज क्लियर हुए मेरे। मैंने उनको एक बार बोला कि यार मुझे ऐसा लगता है मेरा लोअर बैक जो है उसमें पेन ज़्यादा रहता है बिकॉज ऑफ माई सिटिंग पोजीशन, एंड मेरे शोल्डर थोड़े से टर्न्ड हैं इनवर्ड को। तो उसने मुझे बोला था कि ये आपका वर्कआउट करते करते ऑटोमेटिकली ही नेचुरल पोजीशन में वापस आता है, राइट। सो हमने ऑलमोस्ट 1 महीना 1.5 महीना जब हो गया वर्कआउट करते हुए, देन ही सेड कि आपको बड़े टाइम से ये सब चीज़ें, तो भैया एक काम करते हैं, हम चलते हैं डॉक्टर के पास, सॉरी नॉट डॉक्टर, स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट के पास। तो मुझे भी करवानी है तो हम दोनों चलते हैं, और ये लोग अच्छे होते हैं। और मुझे लिटरली कोई आइडिया नहीं है स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट क्या होते हैं क्या नहीं होते। सो हम इनके पास गए हैं ग्रेटर नोएडा। तो वहाँ पे एक क्लिनिक था, उन्होंने मुझे आई थिंक 6 सिटिंग्स का पैकेज दिया था, तो 5000 था शायद, याद नहीं है, बट ऑलमोस्ट पर सिटिंग कॉस्ट यू समवेयर अराउंड 800,000-500, कुछ ऐसा ही चार्ज करता है, डिपेंड करता है जगह जगह पे। तो इस क्लिनिक में गए हम, और डे 1 फर्स्ट सेशन जो उन्होंने किया है, उस लड़के ने मसाज किया था मेरा पूरा लोअर बैक। वो कसम से जो मेरी चीखें निकली थी उस दिन, क्योंकि मेरा मसल इतना स्टिफ था, इतना टाइट हुआ पड़ा था। तो
उस लड़के ने पहली बार मुझे वो मसाज करा मेरा लोअर बैक, बहुत अच्छा लगता था। और सेकंड सेशन में पेन कम हो गया था, थर्ड सेशन में ऑलमोस्ट चला गया था। मसल इतना रिलैक्स था कि आप आराम से उसे प्रेस कर रहे हो, कोई वो नहीं है, कोई एंग्जाइटी नहीं है उसके अंदर। लेकिन फर्स्ट सेशन रुला दिया था। बाय सिक्स सेशन बॉडी बहुत लूज़ हो गई थी और मसल टेंस नहीं हो ना तो मसल ग्रो अच्छा होता है। सो तब से जब से मैं दिल्ली से जम्मू शिफ्ट हुआ हूँ, जम्मू कश्मीर में कटरा में, तो अब ये छोटा शहर है और यहाँ पे कोई ऐसा ट्रेनर है नहीं यार मेरा जो मुझे इन सब चीज़ों के लिए गाइड कर पाए कि यहाँ पे कहाँ जाना चाहिए, क्या चीज़ के लिए किसके पास जाओ। तो मिस करता हूँ। मुझे कभी कभी लगता है कि ट्रेनर जो है ना, ट्रेनर बहुत ज़रूरी होता है, एक अच्छा ट्रेनर, स्पेशली जब आप एक लर्निंग फेज़ में होते हो। और मे बी 1-2 साल ट्रेनिंग कर करके आप एक्सपीरियंस से सीख जाते हो चीज़ें। सो या मैं बोल रहा था कि सॉरी मेरा बीच में मेमोरी फुल हो गया 256 GB। सो पुराने कल वाले जो वीडियो सोशल डिलीट करने पड़े। आई थिंक 100 GB के आसपास है, डेली का शॉट होता है। सो कैमरा हैवी है, क्वालिटी थोड़ी वैसी है। मैं 4K में शूट करता हूँ तो 4K बहुत ज़्यादा स्पेस पकड़ता है। बट एनीवेज मैं बोल रहा था तो हाँ, तो ये मैं बहुत बार ना मिस करता हूँ कि मुझे मेरा ट्रेनर मिले या मैं कुछ ऐसा करूँ कि मैं 2-3 महीने के लिए दिल्ली जाऊँ और नीरज भाई से दोबारा से ट्रेन करूँ उनके साथ रह के। और यू वोंट बिलीव यार, 3 महीने में जितना मुझे रिज़ल्ट आया था ना, वो उससे आगे मेरी प्रोग्रेस ना के बराबर ही बढ़ी है। तो वहाँ तक जो प्रोग्रेस थी सो थी। उसके बाद क्या कहते हैं, डाइट में प्रॉब्लम्स मैं मानूंगा कि आई हैं, स्पेशली घर पे आप रहते हो तो। और मेरे घर पे कैसा है कि यार मेरी मॉम है तो मैं अपनी मॉम को ये नहीं बोल सकता कि आप मेरे लिए स्पेशल ये सब चीज़ें बना के रखो। और घर वाले वेजिटेरियन हैं फुल्ली, तो एक तो वेजिटेरियन डाइट पे प्रोटीन पूरा करना बहुत ही चैलेंजिंग हो जाता है। सेकेंडली हमारी जो इंडियन डाइट है उसमें हम लोग हाई ग्लाइकेमिक इंडेक्स फूड जो है वो ज़्यादा खाते हैं। ठीक है, तो राइस भी खाना है तो बासमती राइस खाएंगे, रोटी भी खाते हैं तो आटे की रोटी खाते हैं। और वो चक्की आटा कहने का होता है, इट्स 80% रिफाइंड फ्लोर, 20% में भी वो चक्की का ऊपर से डाल देते हैं सो दैट लोगों को वो फ्लेवर आए। बट वो चक्की से तो नहीं निकला होता फॉर श्योर, वो रिफाइंड मिल्स में से निकल के आता है आटा। और ये जितने भी फूड्स हैं दे आर प्रोसेस्ड फूड्स। प्रोसेस्ड फूड्स में फाइबर जो होता है कम होता है, और फाइबर जब कम होता है तो आपका फूड जो है वो जल्दी ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, कोई भी काब्ज़ आप ले रहे हो तो, राइट। तो राइस खाओगे 1-1.5 घंटे में वो फुल्ली एब्जॉर्ब हो जाता है ग्लूकोज में, राइट। सेम विद ये अपना रोटी वगैरह जो हम खाते हैं, ठीक है। फैट्स हमारे सैचुरेटेड फैट्स हैं हमारी डाइट्स में कई सारे, ठीक है। हमें हेल्दी फैट्स का कंसेप्ट नहीं होता, हम गंदे फैट्स खाते हैं। हमें स्पेशली मार्केट से कुछ भी खा रहे तो और उसमें फैट्स अच्छा नहीं है। सो उसने मेरा वो पूरा का पूरा रिज़ल्ट ही बिगाड़ दिया। पहले हमारे होते थे चंदू भैया, और चंदू जो था, चंदू को स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस होते थे जब मैं नोएडा में रहता था तो, कि क्या बनाना है, कैसे बनाना है, कितने बजे बनाना है। तो वो एक बड़ा ही डिसिप्लिन्ड, मैं बोलूँगा कि डिसिप्लिन्ड लाइफस्टाइल और डिसिप्लिन्ड डाइट चल रहा था उस टाइम पे। सो 3 मंथ्स कुछ नहीं किया, सुबह उठना, कार्डियो करना, खाया सोया, शाम को वर्कआउट, खाया सोया, कार्डियो कर करके। तो ओवरऑल 3 महीने में बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट लाए थे हम। 26% से
14% के आसपास हम गए हैं, मैं गया हूँ, ठीक है। और उसके बाद मैं अपने घर शिफ्ट हो गया था बिकॉज़ एक तो मैं अकेला रह रहा था नोएडा में, ऊपर से काम धंधा कर दिया था बंद। तो पहले खुद की कंपनी चला रहे थे वहाँ पे, उसमें कुछ लॉसेस से हुए, कुछ समझ नहीं आया, काम करने का मन नहीं करा, वो तो वो बंद ही कर दिया मैंने बिजनेस ही। तो 2-3 महीने मैं दिल्ली में रहा हूँ, 2-3 तो नहीं, 6 मंथ्स तक मैं दिल्ली में रहा, ट्राइंग टू फिगर आउट कि अब क्या करूँ इसके बाद। एंड लिटरली जब कुछ समझ नहीं आया ना, तो सोचा कि यार कुछ टाइम के लिए घर चलते हैं ना, थोड़ा सा शांति से बैठ के सोचेंगे। और दिल्ली में क्या है यार, एक तो गर्मी बहुत गंदी है, ऊपर से पोल्यूशन, ऊपर से ना पानी अच्छा है ना हवा अच्छी है, ठीक है। तो समवेयर मुझे फील हुआ कि यार यहाँ ना मैं सिक सा होता जा रहा हूँ, तो इसलिए मैं शिफ्ट हुआ था जम्मू कश्मीर। देन सोचा कि MBA करते हैं, और आई थिंक वो मेरी एक गलती थी कि मुझे, जब मैं दिल्ली से शिफ्ट हुआ था, मे बी मुझे वो ना अपना MBA का प्रेप कर लेना चाहिए था पहले, और वो एग्ज़ाम करने के बाद मुझे शिफ्ट करना चाहिए था। तो वो शिफ्टिंग में बेसिकली मेरा पूरा का पूरा है ना एक साइकोलॉजिकल चेंज ऐसा है, इतना डिस्टर्बेंस है लाइफ में कि आई थिंक अगस्त में मैं शिफ्ट हुआ हूँ, तो मिड अक्टूबर तक तो मैं यही फिगर आउट कर रहा था कि वो सब चीज़ें जो मैं पहले करता था अभी कैसे चलेंगी। डाइट चेंज हो चुका है, सोशल सर्कल चेंज हो चुका है, राइट। आप जो भी करते थे ऑन ए रेगुलर बेसिस वो चेंज हो चुका है। आप वो टाइम के बाद अपनी फैमिली के साथ मूव करते हो, तो देयर सो मेनी थिंग्स जो चेंज हो चुकी होती हैं, लेकिन फैमिली को वो समझ नहीं आती। उनके लिए आप अभी भी वैसे ही हो जैसे 10-15 साल पहले थे जब आप घर छोड़ के गए थे। तो टाइम लगा है ना वो सेटल होने में थोड़ा मुझे, एंड जब तक मैं सेटल हुआ, जब तक मैं रियलाइज़ कर पाया हूँ कि मुझे MBA प्रिपरेशन करना है, इट वाज ऑलरेडी नवंबर। और नवंबर में जाके पता चलता है कि GMAT का जिन कॉलेजेस में मुझे अप्लाई करना था, स्पेशली हार्वर्ड में, तो हार्वर्ड का डेडलाइन था 26 दिसंबर सॉरी। तो उसका मतलब था कि मुझे उससे पहले अपना GMAT देना है और अपना एप्लीकेशन ऐसे वगैरह प्रिपेयर करना, रिकमेंडेशंस लिखवाना, वो सब चीज़ें सो आई रिमेंबर मैंने 25 नवंबर और 26 नवंबर को अपना GMAT का बुक्स खोला होगा। That's when I started preparing for GMAT। एक मैंने सब्सक्रिप्शन लिया था GMAT स्टडी के लिए, और उनका एक कोर्स था, वो मैंने प्रिपेयर किया। मैंने GMATs की जो ऑफिशियल बुक आती है वो मैंने परचेज करके वहाँ से प्रिपेयर करना स्टार्ट किया। आई हैड नो आइडिया GMAT होता क्या है, कैसा होता है, और क्या क्या चीज़ें उसमें करनी होती हैं। तो 25 और 26 नवंबर से लेके ऑलमोस्ट 20th दिसंबर तक तो मैं उस दिन में कम से कम भी 8 से 12 घंटे पढ़ा हूँ, ओके। और एक और प्रॉब्लम क्या चल रहा था उस टाइम पे, मेरे घर पे लगा कंस्ट्रक्शन का वर्क, तो वो मेरे को कर रहा था सिक। यहाँ का विंटर आदत नहीं है बिल्कुल ही एकदम से इतने सालों के बाद विंटर में अपने घर पे रहने आया था। तो किया, खैर अच्छा था, wasn't बैड, बट वो मेरी मिस्टेक है कि मुझे एटलीस्ट 3 महीने तो लेने चाहिए थे। सो GMAT किया और GMAT का स्कोर था मेरा 650 प्लस। आई थिंक 2 हफ्ते भी और कर लेता
700 प्लस ले आता, दो क्या एक हफ्ता भी और किया होता ना तो 700 प्लस पिक कर लेता। बिकॉज मुझे लगा कॉम्प्रिहेंशन जो है इतना कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता, और इंग्लिश ही तो है, राइट। इतने सालों से पढ़ रहे हैं, इतने सालों से बेसिक तो आती ही है। तो आइडिया ये था कि अगर मैं एनालिटिक्स पे अच्छा होल्ड ले लूँगा तो मेरा कॉम्प्रिहेंशन ठीक ठीक भी आता है, तब भी 700 प्लस क्रॉस कर जाना चाहिए। ओके, तो टारगेट था एनालिटिक्स में 51 में से 49 के आसपास स्कोर आ जाए, 48, 49, 46 तक, और कॉम्प्रिहेंशन में 34 तक चला जाए, तो इट विल गिव मी 700 प्लस। और हुआ ये कि एनालिटिक्स में स्कोर आया 49, कॉम्प्रिहेंशन वाज आई थिंक 28। सो जो ओवरऑल स्कोर था वो गया है अपना टू 650। और एक और होता है उसमें, रीजनिंग होता है, आई थिंक रीजनिंग में था अपना 6 आउट ऑफ 8, हाँ शायद 6 था और 4 था, 4 से ज़्यादा था, आई बिलीव 6 ही था, तो वो अच्छा था। बट देन आई रियलाइज्ड कि इंग्लिश जो है, जो कॉम्प्रिहेंशन है जीमेट का, इट्स डिज़ाइन फॉर इंग्लिश स्पीकर्स इन माइंड, राइट। तो हम इंडियंस जिनकी मदर टंग ही नहीं है इंग्लिश, एक तो हमारा वोकेबलरी कम होता है, और सेकेंडली वो इस तरह से सेट किया होता है कि इवन एक नेटिव इंग्लिश स्पीकर जो है वो मिस्टेक्स करेगा उसमें। तो हम लोगों को एक्चुअल में उस पर अच्छा फोकस करना चाहिए। होता है, मैं बोलता हूँ कि यार 28 विदाउट मच प्रिपरेशन, हार्डली कुछ कंसेप्ट्स पढ़े होंगे उसके और चले गए, लगा सिंपल ही तो है, ऐसे पढ़ना है, उसके बेसिस पे आंसर करना है। और मे बी अगर थोड़ा प्रैक्टिस किया होता, 1 महीना या 2 महीने 1-2 बार वो मॉक टेस्ट दिए होते और अच्छे से, या मे बी एक आधी और बुक पढ़ी होती जो कि अनऑफिशियल जीमेट की बुक्स आती हैं, तो आई बिलीव मैं आराम से कर लेता। और इवन एक हफ्ता भी कर लिया तो शायद 34 टच कर लेता, जो कि मेरे को 700 प्लस स्कोर तो दे ही देता था। सो एनीवेज वेंट अहेड, ट्राई किया, एग्ज़ाम सॉरी एसेस लिखे, रिकमेंडेशंस दिलाई अच्छी खासी, काफ़ी अच्छे रिकमेंडेशंस थे। एंड हार्वर्ड की वजह से जल्दी में किया, बिकॉज हार्वर्ड का 3rd राउंड नहीं होता, बाकी यूनिवर्सिटीज़ का फिर भी 3rd राउंड होता है, तो उस चक्कर में कर दिया अप्लाई। सो हार्वर्ड में किया, केलॉग में किया, MIT में किया, कोलंबिया में किया, एंड आई थिंक एक और था, 5 यूनिवर्सिटी एंड ड्यूक में किया था। सो 5 यूनिवर्सिटीज़ में एप्लीकेशन डाले थे, एंड ऑल आई रिसीव्ड वाज अ रिजेक्शन। और वो भी, उसमें भी दिक्कत है कि वो 3 महीने का टाइम लेते हैं रिज़ल्ट पब्लिश करने में। आई वाज़न्ट रियली कॉन्फिडेंट कि होगा, बट आई थॉट कंसिडरिंग कि आई डिड दिस विद इन 20-22 डेज प्रिपरेशन, दे माइट कंसिडर। बट बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, स्पेशली इफ़ यू आर फ्रॉम इंडिया और आप एक जीमेट जैसा एग्ज़ाम प्रिपेयर करके टारगेट कर रहे हो वर्ल्ड की टॉप यूनिवर्सिटीज़ में, सो यू गाटा एटलीस्ट हैव 720-30 प्लस काइंड ऑफ अ स्कोर। मे बी दैट्स हाउ दे स्टार्ट लुकिंग एट दोज एप्लीकेशन, बिकॉज समवेयर रियलिटी इज़ इंडिया से बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन जाते होंगे, और बिकॉज they have a limit on the number of students they accept from each country. So probably they check on quite a lot of things, आपका background education क्या है, आप किन कंपनीज से जॉब करके आ रहे हो, आपके स्कोर कैसे हैं, so quite a lot of things, ऐसा नहीं कि वो चेक नहीं करते होंगे, for sure वो ऐसे भी देखते होंगे, बाकी चीज़ें भी देखते होंगे, but somewhere
यू हैव टू बी द बेस्ट यार, मैं ये बोलूँगा। बस जाओ। गने का फिर बस जाओ। So yeah, that was my GMAT. Okay, 30 minutes cardio भी हो गया. I'm done. Alright, 2 किलोमीटर cardio हो गया. I think it should be 7-8 हज़ार स्टेप्स सुबह सुबह अगर मेरे हो जाते हैं तो ओवरऑल पूरे दिन में 10,000 ईजी है। नहीं, स्टेप्स कम है, 5,000 समथिंग, कल थे 9,000 समथिंग, आज हैं 5,000 समथिंग, और दैट्स नॉट गुड। 6,000 के आसपास स्टेप्स हैं, कल 10,000 थे। लास्ट वीक से ही थोड़े थोड़े स्टेप्स इंक्रीज़ होना चालू हो गए। सो फैट लॉस के टाइम पे वो एक चीज़ है कि यार स्टेप काउंट बहुत मैटर करता है, बिकॉज धीरे 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 आपकी बॉडी जो है फैट पे आती है और फैट यूटिलाइजेशन बढ़ जाता है। सो स्टेप काउंट हेल्प्स अ लॉट। ओके, सी फैट जो है, फैट ऑक्सीडाइज होता है, राइट? फैट यूटिलाइज होता है आपका एनर्जी के लिए, राइट? लेकिन फैट जो है, फैट इज़ नॉट यूज्ड फॉर डायरेक्ट एनर्जी। ओके, तो इसलिए आपकी बॉडी जो है सबसे पहले टारगेट करेगी अवेलेबल बॉडी में डायरेक्ट एनर्जी, कार्ब्स वगैरह पे, देन इट गोज़ टू फैट। ठीक है? सो इसलिए जब हम कार्डियो करते हैं तो कार्डियो में आपका फैट जो है वो, बिकॉज आपकी बॉडी में हीट होती है, उससे ऑक्सीडाइज जल्दी होता है। ओके, व्हाट डू यू थिंक? डू यू थिंक व्हाट डू यू थिंक डू यू थिंक बॉडी में फैट बर्निंग हो रही है? मुझे ऐसा लग रहा है कि यस, इवन दो देयर इज वाटर रिटेंशन, फैट बर्निंग अच्छी है बॉडी की। एंड ये मेरी बैक की शेप है, आई होप अच्छी दिख रही हो। और ये बर्न करने में टाइम तो लगेगा भैया, बट कोशिश करते हैं जितना जल्दी होगा उतना मेरे लिए अच्छा है। ओके, सो जल्दी से करते हैं अपना चेंज और भागते हैं घर, सो दैट ऑफिस ज्वाइन करें और काम चालू करें। आज शॉवर भी लेट ही ले पाऊंगा। सो एनीवेज, it is what it is, right?
ओह माय गॉड यार, कसम से थका दिया इसने आज। पैकअप करने में भी टाइम लगेगा, बट एनीवेज दिस वाज डे 3। और अरे यार बटन बंद हो भाई, जल्दी, लेट हो रहा हूँ ना बंदा, तो ये सब चीज़ें होती हैं। cool. ओके गाइस, सो आज था डे 3 एंड आज किया हमने बैक वर्कआउट। अच्छा खासा सेशन था, थोड़ा लेट हो गया आज मैं, लेकिन कल की तरह हालत नहीं है। बॉडी इज़ रिलैक्स, इट्स रेस्टेड इनफ, सो आई होप कल मेरी हालत ऐसी नहीं होगी। अगर मुझे ऐसा लगा कि मेरी बॉडी बहुत सोर है, तो मैं क्या करूँगा, कल सिर्फ हम करेंगे कार्डियो, और कार्डियो से ही हम नॉर्मल बेस पे वापस अपना कल का वर्कआउट खत्म करेंगे। सो आई गॉट टू गो, आई विल सी यू टुमारो, बाय बाय।